हेलो। तो 10th क्लास के बच्चों, ये आपके बुक का इंग्लिश का बुक है और बुक का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट और लेसन नंबर है 8। लेसन का नाम है भोली। भोली एक कैरेक्टर है इसमें और वो हकलाती है, स्टैमरिंग करती है और इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आप लोग इसे ध्यान से सुनना जिससे कि आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और डीप सेंस का क्वेश्चन का आंसर दे सको। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। लेकिन बचपन से ही सब सिंपलेटन, साधारणतया या प्यार से कह सकते हो, उसे भोली भोली करके पुकारते थे। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। नंबरदार जो भूमि ऑफिस होता है उसमें नंबरदार एक पद होता है, उस पर सरकारी नौकरी में थे रामलाल। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब भोली 10 साल की थी, 10 महीने की थी, 10 months ओल्ड, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट। और वो तब सोते सोते खटिए पर से गिर गई थी और उसके सिर में चोट लगी थी। इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। शायद इसी से उसका कुछ ब्रेन का पार्ट्स डैमेज हो गया था। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। और यही बात है कि वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बनकर रह गई थी और वो तुतलाने भी लगी थी। ब्रेन में चोट लगने के कारण ही उसकी आवाज स्पष्ट और क्लियर नहीं होता था। वो हकलाती थी और तुतलाती थी। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर। लेकिन जब भोली का जन्म हुआ था, बच्चा बहुत ही सुंदर थी और प्रेटी थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तब शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तब उसको स्मॉल पॉक्स, यानी कि लोग हमारे देश में उसे माता कहते हैं, माता हो गया था। और माता होने के कारण उसकी आंख सिर्फ बच पाई और पूरा मुंह देह में माता के फफोले पड़ गए थे और उससे उसके पूरा चेहरा खराब हो गया और फेस पर माता के फफोले के निशान थे। लेकिन वो कभी बोलती भी नहीं थी और अब चेहरा भी खराब था। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के कुल 7 बच्चे थे। 3 sons, 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। और 7 में सबसे छोटी भोली थी। इट वॉज अ प्रोस्पेरस फार्मर हाउस होल्ड। ये एक अच्छे यानी कि सुख समृद्धि वाले किसान थे रामलाल, जिस वजह से खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मतलब देयर वॉज प्लेंटी ऑफ ईट एंड ड्रिंक। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज। सारे के सारे बच्चे पहले स्कूल गए और उसके बाद कॉलेज भी गए। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी। और हालांकि काफी अमीर किसान थे रामलाल और सरकारी नौकरी भी थी, तो बेटे सबको सिटी भेजे थे पढ़ने के लिए वहां पर। बेटियों में राधा द एल्डेस्ट सन, बेटी में उनकी सबसे बड़ी बेटी राधा थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और उसकी शादी भी कर दिए थे। सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। और मंगला की शादी, जो दूसरी बेटी थी, उनकी भी शादी ठीक हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब वो कंप्लीट हुआ, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। और अब रामलाल अपनी तीसरी बेटी चंपा की शादी का भी सोच रहे थे। देयर वॉज गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल। और मेन बात था कि देयर वॉज ऑल 3 गर्ल्स। जो उनके बेटियां थी वो सब के सब बहुत ही सुंदर थी, यानी कि राधा, मंगला, चंपा तीनों काफी सुंदर थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम। और ये उन तीनों बेटियों को कि दूल्हा ढूंढने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल
भोली के लिए चिंतित रहा करते थे। सी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, और भोली ना तो सुंदर थी और ना ही वो देखने में सुंदर थी और ना ही बुद्धि था उसके पास। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, और जब भोली 7 साल की हुई तब मंगला की भी शादी कर दिए। द सेम ईयर प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल वॉज ओपन इन देयर विलेज। उसी साल, जिस साल मंगला की शादी हुई, उसी साल रामलाल जी के गांव में स्कूल खुला, सरकारी स्कूल। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म। वहां पर तहसीलदार साहब, यानी कि नंबरदार से ऊंचा पद होता है तहसीलदार साहब, वो आए थे और फिर स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी किए थे। ही सेड, और तहसीलदार साहब ने बोला रामलाल को कि तुम एक रेवेन्यू ऑफिसर हो, यानी कि भूमि अधिकारी हो, इसीलिए तुम्हें चाहिए कि गवर्नमेंट का साथ दे और तुम अपनी छोटी बेटी को स्कूल भेजो। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल जी ने अपनी पत्नी से सलाह मशविरा किया, पत्नी तो चिल्ला पड़ी, आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर ये लड़की स्कूल गई तब तो और कोई शादी नहीं करेगा। बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन क्या रामलाल के पास कोई हिम्मत थी कि वो अपने तहसीलदार साहब के आदेश को मना कर दे? एट लास्ट हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने अंत में कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, स्कूल भेजो भोली को एज इट इज, जैसा उन्होंने कहा है। देयर इज लिटिल चांस फॉर हर गेटिंग मैरिड, मुझे अब ऐसा लगता है कि ये देखने में तो सुंदर है ही नहीं और तुतलाती हकलाती भी है, तो ऐसे में इसकी जो है वो हम शादी तभी कर पाएंगे कि शायद कुछ थोड़ा बहुत पढ़ ले, तो कोई शादी कर ले, और कोई बात नहीं, हम स्कूल भेजेंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली, दूसरे दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। भोली वॉज फ्राइटेन, भोली बहुत डर गई। सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी स्कूल कैसा होता है। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, वो जानती थी कि कुछ दिन पहले लक्ष्मी जो उसकी गाय थी उसे इसी तरह नहलाया धुलाया गया था, नए रस्सी पहनाए गए थे और फिर बेच दिया गया था। आज भी वही हुआ था। हालांकि भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं खरीदे गए थे। उनकी जो और बहनें थी, मंगला, चंपा, उन सब की जो कपड़े बचते थे, छोटे हो जाते थे, वही इसको मिलते थे। तो उन्हीं में से बहुत सारे कपड़े जो बक्से में रखे हुए थे, उनमें से एक नया सा कपड़ा निकाल के, नया तो नहीं था, वो भी मंगला की पहनी ही हुई थी, उसी कपड़े को भी पहना दिया था। तो भोली के लिए तो वो नया ही कपड़ा था। अब नए कपड़े, नहाया धुलाया गया था, स्कूल ले जा रहे हैं, तो भोली को डर लगता है कि मुझे भी लक्ष्मी गाय की तरह ये लोग बेच देंगे। इसीलिए उसने बोला न न न न नो 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 नो, वो डर के मारे ऐसा बोलती थी और नो तो एक बार में निकलता नहीं था, इसलिए वो हकला करके बोली नो 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 नो, मैं नहीं जाऊंगी। उसके पापा मजबूती से पकड़ लिया, कहा, व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, अबे बेवकूफ लड़की, कौन सा क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? रामलाल शाउटेड, रामलाल चिल्लाए, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ही ले जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपने पत्नी को भी बोला, लेट हर वियर, और इसको बोलो स्कूल जाएंगे, और नए कपड़े तो पहना ही दिए थे। नए क्लॉथ में थोड़ा सा आज अच्छी लग रही थी भोली। भोली के लिए मैंने बता ही दिया कि कभी भी कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा गया था, उसके लिए सारे कपड़े अपने बहनों के ओल्ड कपड़े ही वो पहनती थी। जब वो स्कूल पहुंची, व्हेन दे रीच द स्कूल, जब रामलाल उसको लेकर दोनों स्कूल पहुंचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, उस वक्त सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम में थे और सब अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे थे। वहां पर हेड मिस्ट्रेस थी, यानी कि वहां की प्रिंसिपल थी, उसको रामलाल ने दे दिया हाथ में, ये लो। वो अपनी
मतलब भारी आंख लिए हुए रोते हुए उसके हाथ में चली गई। और फिर हेडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रधानाचार्य ने उसको लेकर स्कूल के क्लास सब में गए। वहां काफी सारे क्लास थे। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल। भोली तो जानती नहीं थी कि असल में स्कूल होता क्या है। बट सी वॉज ग्लैड टू फाइंड मेनी गर्ल्स। लेकिन एक बात से वो खुश थी, वहां पे काफी सारी लड़कियां थी और ऑलमोस्ट उसी के एज की थी। तो उसे लगा कि इतनी सारी लड़कियां हैं, इनमें से मेरा भी कोई दोस्त बन जाएगा और फिर मेरी भी दोस्त बनेंगे तो मेरी भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। और जिस क्लास में उसको ले जाया गया उस क्लास में पहले से एक लेडीज टीचर पढ़ा रही थी और वो कुछ बच्चों को बता रही थी। सी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल। लेकिन भोली वहां पर खड़ी खड़ी वॉल पर जो पिक्चर सब थे उसको देखने लगी। काफी कलरफुल पिक्चर थे। गाय की, बिल्कुल लक्ष्मी गाय की तरह पिक्चर भी थे और बहुत सारे बकरी, गोट, इस सब के पैरोट, तोता, सबके वहां पर दीवार पर में चित्र बनाए गए थे। क्योंकि ऐसा तहसीलदार साहब ने कहा था कि अगर दीवारों पर बकरी, गाय सब के पिक्चर बनाओ तो बच्चे उसे देख करके और आराम से क्लास में ठहरेंगे, उनको अच्छा लगेगा। ओके, अभी टीचर उसके पास आई और पूछा, व्हाट इज योर नेम? क्या है नाम आपका? लिटिल वन, अरे छोटी सी परी, ऐसा टीचर ने बोला। इतने सुंदर आवाज में आज तक किसी ने नहीं पूछा था भोली से। भा 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 भो इतना ही कर पाई थी भोली, क्योंकि वो तो हकलाती थी। और टीचर समझ गई कि ये क्यों हकला रही है। फिर उसको कहा कि चलो वहां पे जाकर बैठ जाओ आप। वो बैठ गई और उसको किताबें भी दी टीचर ने पढ़ने के लिए। जब किताब को उसने खोला तो देखा उसमें भी गाय, तो पैरट यानी कि तोता, मोर, अन्य तरह के पक्षी और पशु और जानवर के उसमें पिक्चर बने हुए थे। शेर था, खरगोश था, ये सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, टीचर ने उसे बिठा दिया। वो तो अपना नाम बता नहीं पाई थी। थोड़ी देर वो बैठी, किताब सब में देखी। फिर टीचर ने उसको बोला, गेट अप, खड़े हो जाओ और इधर आओ। इधर आई और उसने बताया, अच्छा आप बताओ आपका नाम क्या है? अब आप रोएंगे नहीं, क्योंकि तब तक वो थोड़ा थोड़ा रो भी रही थी। अब इस बार जो है वो बोली भा 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 भाई करके वो रुक गई फिर से। वेल डन, वेल डन। लेकिन टीचर ने उसे हिम्मत बढ़ाया। वेल डन, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम बिल्कुल सही बोलोगी, देखना, कोशिश करो। और भा 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 भोली, पूरा इस बार वो अपना नाम बोल दिया, भोली। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट। और अंत में वो सफल हो गई अपना पूरा नाम बोलने में। वेल डन, टीचर ने और हिम्मत दिखाया। देखा, मैंने बोला था ना तुम कर दोगी, कर दोगी, और कर दिया ना। तो ऐसे ही बेटा हिम्मत दिखाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन भोली भी आश्चर्यचकित थी कि रियली में मैंने अपना पूरा नाम बोला। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे किसी ने कभी बोलते हुए देखा ही नहीं था। वो अपने घर में खटिए पर पड़ी रहती थी, खा लेती थी, पड़ी रहती थी, या इधर उधर घूम लेती थी। अपने भाई बहन, माता पिता, कभी किसी ने उससे कोई बात की ही नहीं थी। किसी ने आवाज भी नहीं सुना था भोली का। अब टीचर ने पूछा, क्या अब तुम रोज स्कूल आओगी? उसने बोला यस। नहीं, भोली ने पहले बोला नो, नहीं, लेकिन नहीं। फिर टीचर ने कहा, क्यों नहीं आओगी? जरूर, देखो यहाँ क्या है, बकरी है, तोता है, मोर है, कौआ है, सब कुछ है, और दोस्त हैं इतने, और मैं भी तो यहाँ हूं। फिर उसने बोला ओके, यस, हाँ मैं आऊंगी। उसके बाद उसे किताब भी मिल चुका था। अब वो धीरे धीरे पढ़ रहे थे स्कूल में पढ़कर वो बड़ी हो रही थी। और ईयर्स ऑफ ईयर्स, बरसों बीत गए। बरसों बीतने के बाद द विलेज, वो जो गांव था रामलाल का, वो शहर में बदल गया था। काफी तरक्की हो गई थी। प्राइमरी स्कूल था,
प्राइमरी स्कूल से अब वो हाई स्कूल में बदल गया था। देयर वॉज नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन सेट। यही नहीं, गांव में एक तो सिनेमा हॉल भी खुल गया था। यही नहीं, गाइनिंग मिल, कॉटन गाइनिंग मिल भी खुल गया था वहां पे। अब तो गांव में ट्रेन आती थी और जाती थी। वन नाइट, एक रात की बात है, डिनर करने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तो बताओ क्या करूं? अब भोली लगभग 20 साल की हो गई है, तो इसकी तो शादी भी तो करनी जरूरी है ना। तो कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए दूल्हा कौन मिलेगा? कहीं तो मिलेगा ही नहीं। ये तो मुझे लगता है ऐसे ही कंवारी ही रह जाएगी, इसकी कौन शादी करेगा? कहते नहीं, एक है। क्या नाम है उसका? कहा, उसका नाम बिशंभर नाथ है, और वो प्रपोजल यानी कि हमारे प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है। वो भोली से शादी करने के लिए राजी है। तो उसकी वाइफ ने कहा कि वो करता क्या है? कहता वो ग्रोसर है, यानी कि सब्जी बेचने का काम करता है। सुना है लाखों रुपया भी बैंक में जमा कर रखा है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम चलता है उसका। उसने पूछा कि ठीक है, फिर कर दो। कहते हैं लेकिन मेरा मन नहीं करता उससे शादी करने का। क्यों नहीं करता? अरे, भोली 20 साल की है और बिशंभर नाथ करीब 50 साल के हैं, मेरी उम्र का हैं, हम उससे कैसे करेंगे? पत्नी ने कहा, अच्छा, कितने साल का है? यही कोई 45-50 साल का है। कोई बात नहीं, 50 साल का है ना, कौन दूसरा लड़का मिलेगा? और पुरुष जो है ना, कभी कोई बूढ़ा नहीं होता है, वो सब काम चल जाता है। कोई बात नहीं, कोई शादी के लिए मिल गई ये अच्छा है, नहीं तो पूरी जिंदगी बेटी को अपने ही घर में रखो, ये कम बेइज्जती वाली बात होगी। भोली खाट पर पड़े पड़े ये सब कुछ सुनती थी, लेकिन एक लफ्ज भी वो कहीं कुछ नहीं बोली थी। मम्मी ने कहा, ये तो बुद्धिहीन विटलेस लड़की है, इसकी शादी हो जाए तो हम लोग गंगा नहा लें, इससे बड़ी बात क्या होगी? कोई बात नहीं, शादी जो है वो कर देंगे हम। चलो, बिशंभर नाथ की प्रपोजल को मान लिया गया और शादी का टाइम भोली की फिक्स कर दी गई। शादी आज है उनकी, पुजारी सब भी आए हुए हैं, और बिशंभर नाथ तो पूरे गाजे बाजे के साथ आया है। बिशंभर नाथ अपने दामाद के साथ भी आया है, बेटी के साथ शादी करने आया है। बिशंभर नाथ के पहले पत्नी मर चुकी थी, उसमें जो बच्चे थे उनके शादी हो गए थे, वो लोग भी 25-28 साल के तो उसके दामाद थे। लेकिन वो शादी के लिए बहुत ही गाजे बाजे के साथ आया था और बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही थी। जब शुभ मुहूर्त आया तो पुजारी जी ने कहा, कन्या बुलाइए, यानी कि लड़की को लेकर आइए और हवन कुंड के सामने बिठाइए। हवन के सामने में भोली को सजा धजा कर लाई। एक बात बता दूं आप लोगों को, शादी में भोली का वो टीचर भी आई थी जिस टीचर ने उसे पहले दिन स्कूल में मिली थी और लास्ट तक उसे पढ़ाया था, स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करवाई थी उसने, वो शादी में आई थी। और आप लोगों को बच्चों याद रखना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आपको पूछेगा राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोलीज टीचर, जबकि पूरे में भोली के टीचर जो है वो देख रहे हो क्लासरूम में 1-2 लाइन बोली है, और वहां पर शादी के मंडप में जब समस्या खड़ी होती है तो कुछ बोलती भी नहीं है, वो सिर्फ ऐसे सिर हिलाती है। ऐसे में आप लोग भोलीज के कैरेक्टर स्केच का जो क्वेश्चन का आंसर दोगे, ये आपको उसके टीचर के बारे में अंदरूनी अंतः मन से सोचना पड़ेगा, तब लिख पाओगे क्या क्या करी होगी। उसके बाद देखो, अभी दुल्हन आ गई है, अब माला पहनाने की बारी आ गई। सबसे पहले जो है माला बिशंभर नाथ दोनों के हाथ में डाला। पहले बिशंभर नाथ को माला पहनाना था, तो उस समय घूंघट उठाया गया और फिर माला डालने के लिए जब घूंघट उठा तो भोली के चेहरे पे तो स्मॉल पॉक्स के निशान थे, माता के घाव के निशान, जख्म के निशान थे और गड्ढे थे पूरे फेस पर में। जब देखा बिशंभर नाथ ने तो कहा कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। अरे, ये लड़की तो बहुत कुरूप है और इसके इतनी बदसूरत है, इसके मुंह पर इतने पैचेस हैं,
इतने गड्ढे हैं। तो अब तो विशंबरनाथ ने कहा हम नहीं करेंगे शादी। रामलाल की तो जैसे घिघी बंध गई। अब क्या करें? सबने उसके हाथ जोड़े, पैर पकड़े। घर से हमारे दरवाजे से बारात वापस जाएगी, लोग क्या कहेंगे, आप कर लो ये शादी, चेहरे को मत देखो, लड़की बहुत ही सुंदर, सुशील, नम्र है, प्लीज। सब ने उसकी मतलब बहुत ज़्यादा उनकी खुशामदी किया। सब ने मिलकर खूब विशंबरनाथ की बहुत ज़्यादा खुशामद किया। अंत में विशंबरनाथ मान गया, लेकिन कहा मैं अगर शादी करूंगा इससे तो मुझे 5,000 रुपये और चाहिए, 5,000 रुपये ज़्यादा लूंगा। रामलाल जो है वो अपनी पगड़ी निकाल के उसके चरणों में डाल दिया विशंबरनाथ के। कहा देखो जी, मेरी पगड़ी आपके पैर में, अभी 5,000 रुपये अभी कहाँ से आएगा। उसने कहा आप एक काम करो, आप शादी करो, हम कल परसों में व्यवस्था करके दे देंगे। 5,000 रुपये उस समय में 5 लाख के बराबर होती थी बच्चों, ये बात आप लोग समझ लो। अचानक इतनी बड़ी रकम 5,000 कहाँ से आएगा, हम व्यवस्था करके देंगे आपको। लेकिन उसने कहा ना, विशंबरनाथ तो टस से मस नहीं हुआ, मैं तो शादी करूंगा ही नहीं जब तक पैसे नहीं मिलेंगे। ओके, उन्होंने कितना समझाया कि अभी 5,000 कहाँ से आया, ये सब वो कह कर ही रहा था कि कोई बात नहीं। विशंबरनाथ घर में गया और वो कहा कि ठीक है, अपने अलमारी से 5,000 रुपये वो रखा हुआ था कि शायद कोई ज़रूरत पड़ जाए, और वही लाकर उसको दे दिया। और विशंबरनाथ तो विजयी मुस्कान उसके ऊपर आ गया कि 5,000 का ज़्यादा हमने वसूली कर ली। और उसने तब बोला लाओ माला, गार्लैंड मुझे दो, अब मैं पहनाऊंगा लड़की को माला। और Vishwanath raised garland to place it round the bride neck, but therefore he could do so, holy hand struck out little streak of lightning, and the garland was flung into the fire, and she got up and threw away the veil. अब जब उसको माला पहनाने के लिए आया विशंबरनाथ कि अचानक से भोली की दोनों हाथ बिजली की तरह उठी और उस माला को छीनकर सीधे हवन कुंड में डाल दिया, अपनी घूंघट हटा ली और बोली पिताजी। पिताजी, ये कौन बोला? मंगला, चंपा, राधा, सारी बहनें भी आई थी, भाई सब भी थे, गांव की सारे बुजुर्ग औरतें भी थी, ये कौन बोला? ये तो कोई नई आवाज है, किसी ने इस आवाज को कभी सुना ही नहीं था। और बिल्कुल क्लियर टोन में हकलाई नहीं बोली पिताजी, एकदम साफ स्पष्ट में। मदर, सिस्टर, रिश्तेदार सब थे वहां। सब सोचे ये कौन बोला। फिर से बोली वो, पिताजी टेक बैक योर मनी, आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने के लिए नहीं जा रही हूं। हैं, इतनी लाइनें भोली ने बोला और एक लाइन हकला नहीं रही थी। दरअसल में बच्चों में बता दूं, वो टीचर जो इनकी थी, जो पहले दिन मिली थी, वो कमाल की थी, वो एक साइंटिस्ट भी थी। उसने भोली को हकलाना बंद करा दिया था, उसकी हिम्मत देकर उसने शायद वॉइस थेरेपी दिया था। उस टीचर को वॉइस थेरेपी देना आता था। वो जानती थी कि अगर वॉइस थेरेपी के जरिए मन में हिम्मत हो तो ब्रेन के डैमेज पार्ट को भी ठीक किया जा सकता है। ये जादूगर थी वो टीचर, तभी आज क्लियर बोल रही थी। रामलाल के ऊपर तो जैसे बिजली गिरी हो। द गेस्ट बिगन टू हिस्पर, सारे गेस्ट सब जो है बुरबुराने शुरू कर दिए। सो सेमलेस, सब बोलने लगे कितनी बेशरम लड़की है, हे भगवान इतनी तो बदसूरत है, सो अगली एंड सो सेमलेस, इतनी तो बदसूरत है और ऊपर से इतना ज्यादा बेशरम भी। भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाए, ओए भोली पागल हो गई है क्या? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी परिवार की, फैमिली की बेइज्जती करनी चाहती हो?
हैव यू सम रिगार्ड टू आवर इज्जत? क्या तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह है या भी नहीं? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत पिताजी, पिताजी आपके इज्जत के खातिर ना मैंने कुछ बोला और इस बुढ़े इंसान से शादी करने के लिए तैयार हो गई मैं, आपके इज्जत के खातिर कि लोग क्या कहेंगे। आपने जैसा भी चुन करके दूल्हा लाया, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एक बूढ़े व्यक्ति से शादी कर सकती हूं, अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूं, मैं इस इंसान के बेटी के बराबर हूं, लेकिन फिर भी मैं इससे शादी कर सकती हूं। लेकिन एक लालची इंसान से मैं शादी नहीं कर सकती। आई कैन नॉट डू मैरी विद अ ग्रीडी मैन। मैं बूढ़े इंसान से शादी कर लूंगी, लेकिन लालची इंसान से शादी नहीं करूंगी। वहीं पर बगल में किसी ने फुसफुसाया, अरे हम तो समझते थे भोली तो गाय है, गूंगी गाय, कितनी बेशरम लड़की है। भोली ना टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। जो बूढ़ी औरत कोई बोली थी ना बगल से, उसकी तरफ वायलेंटली मोरी। यस आंटी, हाँ आंटी जी, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक हो। यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्रिवन काउ। आप सब सोचते थे कि मैं डम ड्रिवन काउ हूं, एक मूक बहरी गूंगी गाय हूं जिसे इधर से उधर किसी खूंटे में बांध दो, कहीं भी उसको एक खूंटे से खोल के दूसरे खूंटे में बांध दो, गाय हूं यही समझ रही थी अब। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं किसी हार्टलेस क्रिएचर से शादी नहीं करूंगी। मैं बहुत बदसूरत हूं। अच्छा है विशंभरनाथ जो सब्जी वाला था, दूल्हा गुस्सा हो गया, सब कुछ एंड करो, चलो यहां से। वो अपने गाजे बाजे सब कुछ को लेकर के चल दिया, चलने लगा। बार बार रामलाल जी उसके पैर पकड़ रहे थे, लेकिन अब तो शादी के हवन कुंड का राख आग भी बुझ गई थी। और आज वो भोली, याद है ना, इसका असली नाम सुलेखा था। यह भोली भोली नहीं रही थी, अब ये सुलेखा जैसे बात कर रही थी, लोगों को जवाब दे रही थी। पिता रामलाल ने कहा, फिर तुमसे शादी कौन करेगा? बारात लौट के जाएगी, उसके बाद तो और लोगों में समझ में सबको आ जाएगा। जिसके भी घर से बारात लौटी है, कभी सुनी है कि उसकी शादी फिर से हुई हो? लोग उस लड़की के बारे में बहुत भला बुरा सोचने लगते हैं। तो प्लीज, कहा नहीं पिताजी, मैं किसी हार्टलेस क्रिएचर से शादी नहीं कर सकती, लालची से नहीं कर सकती। मुझे बूढ़े से कोई प्रॉब्लम नहीं। 5,000 रुपए के लिए इसने इस तरह के ड्रामा और नाटक किया, आगे ये क्या करेगा? तो फिर तुम्हारी शादी का क्या होगा बेटे? रामलाल ने पूछा। कहा कोई बात नहीं, शादी नहीं होगी, बुढ़ापे में आप लोग बूढ़े हो गए हो, मैं आपकी सेवा करते हुए अपनी जिंदगी जी लूंगी। क्या अपने घर में मुझे जन्मा मैं यहीं मरूंगी? क्या 2 रोटी नहीं मिल जाएगा मुझे? रोटी की क्या बात है, कमी तो कोई घर में थी नहीं। पिता सरकारी नौकरी, बहुत अमीर किसान भी थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। तो वो भोली सुलेखा ने कहा कि मैं आप लोगों की सेवा करते हुए अपनी जिंदगी जी लूंगी पिताजी, और मुझे भी नौकरी मिलने वाली है, पता है आपको? और जिस स्कूल में पढ़ी हूं उसी स्कूल में मुझे टीचर की नौकरी मिलने वाली है। और जो उसकी टीचर खड़ी थी ना मंडप के कॉर्नर पर, इतने ड्रामे में टीचर कभी कुछ नहीं बोल रही थी। उसको उसकी तरफ भोली मुखातिब होकर बोला, है मैडम बताओ तो आप, मुझे नौकरी लगेगी ना उसी स्कूल में? सिर्फ टीचर ने सिर हिलाया, हाँ इसको उस स्कूल में सरकारी नौकरी की टीचर भी लगने वाली है। बोली नहीं, सिर हिला दिया उसने। तो यहीं पर बच्चों, टीचर देखो, एक कमाल की बात कि टीचर शादी के मंडप में थी, इतने ड्रामे हो रहे थे, रामलाल का रोना, विशंभरनाथ के चरणों में अपना पगड़ी रखना, सब कुछ हो रहा था, लेकिन
टीचर चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। वो एक लाइन ये नहीं हुआ कि कहीं बढ़कर बोले, क्योंकि मेरी शिष्य है भोली, उसकी शादी है, उसकी शादी हो जाए, मैं भी प्रयास करूं। टीचर ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रही है, किसी को नहीं कहने जा रही है कि कैसे व्यक्ति हो यार, शादी से कोई जाता है, शादी कर लो, बाद में पैसा देखा जाएगा, ऐसा सब कुछ नहीं बोला टीचर ने। सिर्फ टीचर चुपचाप मंडप के कॉर्नर पर खड़ी होकर सारे ड्रामे को देखा। और जब भोली ने पूछा कि मैडम मुझे जॉब लगेगी ना, तब भी वो सिर्फ सिर हिलाई है। इसीलिए इसका कैरेक्टर स्केच लिखना बच्चों, सब मन, उनके मन के अंदर बच्चों आप लोगों को घुसकर समझना होगा कि वो टीचर सोच क्या रही थी, क्या उसके मन में चल रहा होगा। उससे आपको पता करना पड़ेगा कि टीचर की कैरेक्टर स्केच क्या होनी चाहिए, उसके कैरेक्टर स्केच को आप लोग कैसे विवरण दोगे। और इस तरीके से ये शादी नहीं हुई भोली की। विशंभर नाथ अपना बारात लेकर, गाजे बाजे लेकर अपना लौट गया, घर गया, और यहां पर स्टोरी खत्म हो जाती है। तो बच्चों, इस स्टोरी को खत्म होने के बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर जो है एक्सरसाइज का तो करोगे ही, लेकिन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में नहीं थे, उन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा भोली के पूरे चैप्टर को सोचना पड़ेगा। भोली जब क्लास में बैठी थी तो उसने जब गाय बकरी सबका जो पिक्स देखी, फोटो देखी, तो उसको कैसा फीलिंग हुआ, इस पे भी क्वेश्चन आएगा। उसके लिए नए कपड़े क्यों नहीं खरीदे गए थे, ये भी क्वेश्चन आएगा। कभी भोली के लिए नए कपड़े नहीं खरीदे गए थे। 20 साल से वो बीच में स्कूल जाते जाते ना, उसकी वॉइस थेरेपी से टीचर ने उसके आवाज को, टंग को ठीक कर दिया था। वो अब स्टैमरिंग नहीं करती थी, वो नहीं हकलाती तुतलाती थी, लेकिन किसी ने सुना भी नहीं था। क्यों? कभी किसी ने इससे बात ही नहीं करते थे। 20-20 साल तक अपनी फैमिली में किसी व्यक्ति ने उससे बात ही नहीं किया था। और वॉइस थेरेपी के कारण शादी में देखा आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से वो लाइनें बोल रही थी, जिसमें जरा सा भी स्टैमरिंग नहीं था, क्लियर टोन में बात कर रही थी वो। तो बच्चों ध्यान रखना, ये चैप्टर सबसे बड़ी जो आपको नॉलेज देता है कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो पीता है वो दहाड़ता है। ये कहीं पर कोटेशन आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो पीता है वो दहाड़ता है। यानी कि शिक्षा प्राप्त करोगे तो समाज की बुराइयों से आप लड़ सकोगे। इसलिए आप लोग 10th के बच्चे हो, जो भी स्टडी और पढ़ाई कर रहे हो उसको दिल से करो। नौकरी मिल जाएगा इसके लिए मत करना, आप इसलिए अपनी अच्छी स्टडी करना, सही से पढ़ाई करना, ताकि आप समाज के बुराइयों से लड़ सको। इंसान बनने के लिए शिक्षा प्राप्त करना है, और जब इंसान बनोगे, अच्छे व्यक्ति बनोगे, तो नौकरी कहाँ भागे जा रहे हैं, वो तो आपके पीछे जॉब आएगा ही आएगा, अच्छी वाली आएगा, अच्छी वाली नौकरी आएगी। तो स्टोरी खत्म है, आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लेना, बीच से भी क्वेश्चन 10-15 निकाल लेना, ताकि आउटर क्वेश्चन का भी आप क्वेश्चन आंसर दे सको। ओके, और अगर ये पूरी स्टोरी जो हमने बताई वो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।